ऐसा लग रहा है कि जैसे ही प्लेऑफ की सीटें कंफर्म हुई हैं, ये जो क्वालिफाइड टीमें हैं ना, ये क्रिकेट खेलना भूल गई हैं। पहले गुजरात की बात कर लो, फिर आरसीबी की बात कर लो और आज पंजाब। मतलब ये टीमें ऐसे हार रही हैं जैसे कि सोच के बैठी हो कि नहीं, हम इतनी आसानी से तो अपनी जगह को सीमेंट नहीं करने वाले। टॉप टू को लेकर अभी पूरा झगड़ा चल रहा है कि टॉप टू में कौन सी दो टीमें बैठने वाली है, उसको लेकर झगड़ा चल रहा है। पंजाब ने आज इतना बढ़िया स्कोर किया था, लेकिन भगवान जानता है कि भाई दिल्ली के अंदर कौन सा जिन्न घुस गया कि उन लोगों ने इतना शानदार चेज किया आज की पूछो मत। करुण नायर को सिलेक्शन की खुशी थी, मैं मानता हूं, पर उससे ज्यादा खुशी रिजवी को इस बात से थी कि यार मुझे कम से कम टीम में तो ले लिया गया। भाई पूरे सीजन जिस बंदे को आप लोगों ने अंदर बाहर किया, मतलब नाम मात्र का मौका दिया, उस बंदे ने कहीं ना कहीं आपको यहां पर आके बता दिया कि भाई इस तरीके से अगर बैटिंग करोगे तो आप मैच जिता सकते हो। फियरलेस एटीट्यूड जिसको आप कहते हो ना, यंग जनरेशन में जो आज की तारीख में देखने के लिए मिलता है, वो कहीं ना कहीं आज रिजवी ने दिखाया है। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि यही तरीका है आज की तारीख में टी20 क्रिकेट खेलने का। दिल्ली ने बहुत अच्छी शुरुआत करी थी माइंड यू, जब ये सीजन पूरा शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे फिर समय बीतता गया कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी मतलब पटरी से उतरती रही। एंड इवेंचुअली हम देख रहे हैं कि भैया वो टीम जो है पूरी तरीके से अब गायब ही हो चुकी है। सिंपल सी बात ये है। लेकिन जिस तरीके से आज दिल्ली ने खेला, अगर वैसे ही थोड़ा सा और सीजन में खेल लिया होता तो शायद आज हम लोग दिल्ली को प्लेऑफ में देख रहे होते। शुरुआत में बहुत अच्छा खेली थी दिल्ली, लेकिन फिर बीच सीजन में कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी जो थी पटरी से उतर गई और फिर ऐसी उतरी कि फिर वो बैठ ही नहीं पाई। मैच आज का काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मैच हुआ है, ये कहना गलत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि मार्कस स्टोइनिस ने जो पारी खेली 16 बॉलों में कुछ 44 रन कुछ बनाया उसने। हाँ 44 बनाए, 4 छक्के मारे, 3 चौके मारे। उसके कारण ये एक बात प्रूव हुई कि भैया आप मैच जो है 2-3 ओवरों में बदल सकते हो। वरना ये जो पंजाब ने 206 रन का टारगेट बनाया था ना, ये मुझे लगता है कि 170-180 के आसपास ही रह जाता। तो कम से कम 20 रनों का अंतर जो है वो यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस की इस पारी से आया था। बट देखिए, जो पारी आपको मैच ना जिता पाए उस पारी के बारे में बात ज़्यादा होती नहीं है, फिर चाहे वो कितनी ही अच्छी रही हो। और यही मार्कस स्टोइनिस की इस पारी के साथ में भी हुआ है, क्योंकि दिल्ली की तरफ से करुण नायर, जिनको कि टेस्ट टीम में जगह मिली है, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी, साफ तौर पर बताता है कि यार बंदे में अभी भी क्रिकेट बचा हुआ है, टेस्ट टीम में लेकर उसको गलती नहीं करी है। करुण नायर ने 27 बॉल्स में 44 रन बनाए, 162 का स्ट्राइक रेट रहा। एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली की तरफ से सभी ने आज थोड़ा थोड़ा स्कोर बनाया है। केएल राहुल ने 35 बनाए, 166 का स्ट्राइक रेट रहा। फाफ डू प्लेसिस ने 23 बनाए, 153 का स्ट्राइक रेट रहा। करुण नायर ने 162 के स्ट्राइक रेट से 44 बनाए। स्ट्राइक अटल को भी मिली थी बट वो कन्वर्ट नहीं कर पाया। देन समीर रिजवी ने 25 बॉल्स में 58 रन बना दिए। समीर रिजवी ने तो एक्चुअली में ऐसी बैटिंग करी है, इसको देखने के बाद में दिल्ली के जितने भी मतलब प्लेयर्स थे, सबको एक बिलीफ आई होगी कि नहीं यार हम लोग अभी भी अच्छा खेल सकते हैं। हालांकि बात यह है कि ये बिलीफ आखिरी मैच में जाकर आई है, जिसके बाद कोई ज़्यादा सीन बच नहीं जाता है। अगर हम लोग टेबल की पोजीशन की बात करें तो इस मैच को हारने के बावजूद भी टेबल की पोजीशन में ज़्यादा कोई अंतर आया नहीं है। पंजाब किंग्स के अब 13 मैचेस हो चुके हैं और 13 मैच के बाद में उनके भी पॉइंट्स हैं 17। अब यहां पर मुद्दा ये आ रहा है भैया कि दूसरे नंबर पर बैठी है पंजाब, तीसरे पर बैठी है आरसीबी। ठीक है, अब पंजाब का मैच होना है 26 तारीख को एमआई के साथ में, जो कि एमआई का आखिरी मैच है और एमआई उस मैच को जीतना चाहेगी एटलीस्ट। लेकिन अगर आरसीबी अपने अगले मैच में, जो कि 27 तारीख को है लखनऊ के साथ में, अगर उस मैच में लखनऊ को आरसीबी हरा देती है तो आरसीबी सेकंड पोजीशन पर आ जाएगी, ये बात पक्की है। एंड मुंबई ने अगर पंजाब को हरा दिया तो पंजाब फोर्थ पर आ जाएगी और मुंबई थर्ड पे आ जाएगी। गुजरात को तो हम भूल ही गए, गुजरात का कल मैच है चेन्नई के साथ में। गुजरात अगर हारती भी है तो भी वो इफ एंड बट वाली सिचुएशन में रहेगी, क्योंकि अभी उसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं, 18 पॉइंट्स उसके पास अभी भी। मुद्दा बस ये है कि अब टॉप की 4 टीमों के पास में एक एक मैच बचा हुआ है। इन एक एक मैचेस में ये लोग क्या परफॉर्म करके जाते हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। एमआई को अगर हम छोड़ दें तो बाकी की जो 3 टीमें हैं क्वालिफाई करने वाली, उन तीनों ने अपना लास्ट मैच जो है अब हार लिया है। मतलब क्या हो गया है भाई, वो एक हफ्ते की छुट्टी के बाद से वापस आने के बाद क्रिकेट में मन नहीं लग रहा है यार इन टीमों का, तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके की ये लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उस परफॉर्मेंस को देखकर तो मतलब ये कहना गलत नहीं है कि यार ये सब क्या चल रहा है। और ऐसी परफॉर्मेंस आखिर क्यों ही करना, आप खुद देखो ना, ऐसी परफॉर्मेंस आप क्यों करोगे जब आप इतना मतलब खेल सकते हो, तो फिर आप अच्छे से परफॉर्म कर दो ना थोड़ा सा। पर पता नहीं क्यों ये चीज़ हो ही नहीं पा रही है। खैर देखते हैं क्या होता है। तो अभी जो फिलहाल चीज़ें निकल कर सामने आ रही है उससे एक बात क्लियर है कि अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रहीं तो आरसीबी के लिए एक
अच्छा खासा चांस बन सकता है, और इस बात को हमको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही लेकिन एक्नॉलेज तो करना ही पड़ेगा। बट हाँ, हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि अभी भी प्लेऑफ के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें, तिकड़मबाजियां जो हैं वो होना बची हुई हैं। अब यहाँ पर आप देखो, गुजरात इस समय टॉप पर बैठी है। गुजरात के टॉप पे बैठने का मतलब ये है कि वो टॉप 1 या टॉप 2 के ऊपर फिनिश कर सकती है, और यहाँ पर टॉप 2 को लेकर ही मेजर लड़ाई चल रही है। मेजर लड़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप 2 को लेकर, उसके अलावा किसी के लेकर नहीं। समीर रिजवी ने लेकिन आज बहुत अच्छा खेला है। इस बंदे के बारे में तो बात करनी बनती है, क्योंकि देखो, आप एक ऐसे टैलेंट को लेकर बैठे हुए हो जो कि अपने दम पर मैच को बदल सकता है, लेकिन फिर आप उसको चांस देने के नाम पर क्या करते हो, आप उसको बिठाते हो, बोलते हो आ बेटा तू आ हमारे पास और आके हमारे पास बेंच को गर्म कर। भाई जब आपके पास में इतना तगड़ा खिलाड़ी है तब आप उसको रेगुलर चांस क्यों नहीं दे रहे? मतलब इस बार के पूरे आईपीएल में अगर मैं बात करूं समीर रिजवी के बारे में, तो समीर रिजवी ने इस बार के पूरे आईपीएल में कुल जमा 5 मैचेस खेले। एक मैच लखनऊ के खिलाफ खेला, फिर एक मैच सीएस के खिलाफ खेला, जीटी के खिलाफ बैटिंग नहीं आई, एमआई के खिलाफ 39 रन स्कोर की 21 तारीख को लास्ट मैच में, और पंजाब के खिलाफ अभी 58 रन आज स्कोर की। आपके पास समीर रिजवी जैसा बल्लेबाज है और आप ऐसे बैट्समैनों को मौका दे रहे हो जो कि सिर्फ और सिर्फ बोतल पर ढक्कन लगाने का काम कर सकते हैं। देखिए, मैं जानता हूँ ये चीज़ें सुनकर हो सकता है कई सारे फैंस को बुरा लगेगा और लगेगा कि नहीं यार ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर पॉइंट समझना पड़ेगा कि यार दिक्कत है जब आपके पास में एक ऐसा टैंक प्लेयर है जो इतना फियरलेस क्रिकेट खेल सकता है, तो आपको उसको चांस देना चाहिए। लेकिन क्या है ना, हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी आदत है कि आप खिलाड़ियों को ना संभाल के रखते हो, उनको बिल्कुल बचा के रखते हो। नहीं यार तू बेंच गर्म कर, तू बढ़िया खिलाड़ी है, तू बेंच पे बैठ। और ऐसे में क्या होता है ना, कई बार आप सही खिलाड़ी को सही वक्त पर मौका नहीं देते, और उसके बाद ऑब्वियसली बात है जब उस खिलाड़ी का टाइम निकल जाता है तब फिर डंडा पीटने से कोई मतलब नहीं निकलता। समीर रिजवी की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। भाई आप देखो, उसने यूपी के लिए खेलते हुए विदर्भ के खिलाफ 105 रन ठोके थे। लिस्ट का जो मैच हुआ था उसकी बात कर रहा हूं। बंदा इनफॉर्म आपके पास आईपीएल में आ रहा है और आप हो कि उसको मौके नहीं दे रहे हो। एलएसजी के खिलाफ ठीक है, बंदा फ्लॉप हुआ था, 4 रन बनाकर आउट हो गया था, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो प्लेयर को बैक करना पड़ेगा ना। आप सोचो कि नहीं यार वो एकदम से ही चल जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। डू यू थिंक बीसीसीआई हैज बीन अनफेयर टुवर्ड्स श्रेयस अय्यर बाय नॉट सिलेक्टिंग हिम फॉर द इंग्लैंड सीरीज? देखो भाई, एक बहुत सिंपल से शब्दों में आपको मैं इसका जवाब देता हूं। वैसे तो बात इस टॉपिक की हो नहीं रही, बट फिर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ठीक है टीम सिलेक्शन तो आज हुआ ही है ना। श्रेयस अय्यर को सिलेक्ट ना करने का फैसला सिर्फ एक इस बात के ऊपर था कि श्रेयस अय्यर शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, पहली चीज़। दूसरा ये कि श्रेयस अय्यर को इंग्लैंड में जाके सिर्फ शॉर्ट बॉल को फेस नहीं करना था, बल्कि इंग्लैंड में बॉल मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा करती है, सीम पे भी और स्विंग पे भी। इन सब चीज़ों को देखते हुए श्रेयस की जो टेक्निक है वो सिलेक्टर्स को कहीं ना कहीं कमतर लगी है, और यही कारण है कि श्रेयस को सिलेक्ट नहीं किया गया है। अगर इंडिया में कोई मैच हो रहा होता और इंडिया में सिलेक्शन की बात हो रही होती तो श्रेयस का सिलेक्शन श्योर शॉट तरीके से होना तय था। भाई एग्जाम्पल के लिए आप इस बात को लेकर ऐसे समझो कि सरफराज को भी सिलेक्ट नहीं किया गया। सरफराज को सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया? उसकी जगह पर करुण नायर को क्यों सिलेक्ट किया गया? क्योंकि टेक्निक की जब बात आएगी तब सरफराज से ज़्यादा बेहतर टेक्निक करुण नायर की, जबकि सरफराज इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। 6 मैच खेले, उसमें 1 सेंचुरी मार चुका है, 3 हाफ सेंचुरी मार चुका है, तो सरफराज ने रन बनाए हैं। बट द थिंग इज, इंग्लैंड में आपको टेक्निक से खेलना पड़ेगा, वहां पे आप बल्ला घुमाकर नहीं खेल सकते, और कहीं ना कहीं सरफराज बल्ला ज्यादा घुमाता, वही एक दिक्कत आ रही थी। थोड़ी सी देर अभी जरा ये आईपीएल के मैच के ऊपर बात कर लें, फिर आते हैं टेस्ट टीम के सिलेक्शन के ऊपर भी आते हैं, उस बारे में बात करेंगे। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, एक इसका और जवाब दे देते हैं यार। आयुष सोनी ने पूछा है कि भाई शामी को क्यों नहीं सिलेक्ट किया? देखो, शामी को सिलेक्ट ना करने के पीछे का एक ही कारण है। अजीत आगरकर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बहुत अच्छे स्टेट भी किया कि अजीत आगरकर जो है उन्होंने बोला कि शामी अभी फुली फिट नहीं है। लास्ट वीक ही उनकी इंजरी फिर से उठ के आई है, उनका एमआरआई हुआ है, और जो टीम के डॉक्टर्स हैं जो एनसीए वगैरह में हैं, उनने साफ तौर पर कहा है कि शमी लंबे स्पेल्स डालने के काबिल अभी नहीं है, उनकी फिटनेस लेवल उस लेवल की नहीं है। और टेस्ट मैचेस में तो देखिए आपको लंबे स्पेल डालने ही पड़ते हैं, वो भी जब हम इंग्लैंड की बात करें। दूसरा, अभी अगर हम आईपीएल में ही करेंटली बात करें तो मोहम्मद शामी का जो फॉर्म है वो उस तरीके का रहा नहीं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोड़ा बनी है, और अब हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। आरसीबी और पंजाब का भाईचारा खत्म ही नहीं हो रहा। पंजाब भी लाइक भाई तू हारा तो मैं भी हारूं। अरे तो फिर इनके पहले इनके ताऊ गुजरात हारे, उसका क्या बोलोगे आप? गुजरात भी तो हार गया।
अब एमआई बचा हुआ है, प्लेऑफ में सेलेक्ट हुई आखिरी टीम, देखते हैं उनका क्या होता है। उनका सीएसके से मैच है। सीएसके को भी वैसे तो जीत की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यार बंटाधार तो उनका भी इस बार के आईपीएल में हुआ पड़ा है।